तो कैसे हो सब लोग। आज हम लोग 11th का अध्याय 1 देखने वाले हैं कि अध्याय 1 रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो ये रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं हमारी 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे चलकर आपको 11th और 12th आपको मुश्किल होगा और IIT JEE तक के लेवल तक का आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है ये लेसन, क्योंकि इसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। मोल की वहाँ परमाणु किस प्रकार से, उनके गुणधर्म क्या है, ये सब इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। इसके प्रस्तावना यही है कि इसमें परमाणु और पदार्थों का गुणधर्म हम लोग पता करेंगे कि उसका गुण क्या होता है। संरचना हम लोग इसके अगले अध्याय में देखेंगे और संरचना पाठ बहुत ही बेहतरीन होगी। तो देखो, अब ये वीडियो ना आप लोग देख रहे हो तो छोड़ना बस मत। मैं बता रहा हूँ, एक चीज समझ आएगा बहुत आसानी तरह से। मैं देहाती लैंग्वेज में बताऊंगा, एकदम नीचे लो लैंग्वेज में, है ना। तो देखो, हम लोग क्या प्रस्तावना में ये पढ़ेंगे कि पदार्थों के गुणधर्म किस तरह से होते हैं और वह किस तरह से कार्य करते हैं। उसमें परमाणु, कितना परमाणु होते हैं, वह अलग अलग रंग रूप, किस तरह से ग्राम, हम लोग उसको कैसे लेते हैं। अब इस पे ज्यादा फोकस मत करो। तो देखो, पहले हमारा ब्रह्मांड का जो भाग है ना, उसको ना ब्रह्मांड को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है द्रव्य, एक है ऊर्जा मतलब मैटर और एनर्जी। मतलब ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में हर एक चीज क्या है, द्रव्य है, मैटर है, उसका हर एक चीज का द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब वह है जो जगह घेरती हो। ये अपना जगह घेरा है कि नहीं, अपने ब्रह्मांड में ये अपना जगह घेरा है। तो इसका मतलब वो उदाहरण यह है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती हो उसे द्रव्यमान या मैटर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अब ये द्रव है, ये एनर्जी है। तो देखो सर, आप बोल रहे हो कि ब्रह्मांड को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? पहला द्रव में और दूसरा ऊर्जा में। तो ये ऊर्जा कहाँ से आता है? ये आता है द्रव से। हमारे आइंस्टाइन भाई साहब ने कहा था कि द्रव भी एक ऊर्जा है, E = mc² में बोला था कि द्रव्य ये है मैटर, ये है ऊर्जा। बोला था कि अगर हम लोग द्रव्यमान को किसी स्पीड में रखते हैं तो वह ऊर्जा के बराबर होता है, मतलब वही ऊर्जा है। तो हमारे भाई साहब ने कहा था कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है। ठीक है, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि द्रव्यमान ऊर्जा नहीं है, द्रव्यमान ही ऊर्जा है, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, पूरा दुनिया में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर जगह मिलेगा। दीवार में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन है ना। तो उसमें आगे देखते हैं। और अब देखो, इसी में क्या बोला है कि द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य और द्रव। द्रव्य और द्रव दोनों अलग अलग होते हैं। द्रव्य मतलब मैटर और द्रव मतलब लिक्विड, है ना। तो द्रव्य का 2 प्रकार है। उसमें क्या है? भौतिकी वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक है भौतिकी वर्गीकरण और एक है रासायनिक वर्गीकरण। तो ये भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण में पहले हम लोग देखेंगे भौतिक वर्गीकरण। हाँ, तो भौतिक वर्गीकरण में हम लोग मुख्यतः 3 चीज को पहले देखते हैं। ये है ठोस, द्रव और गैस। अब ये हमारे फंडामेंटल है, मतलब मुख्यतः है, सबसे जरूरी। हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस को, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। ऐसा नहीं है कि 3 ही चीज है, इसके अलावा प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन है। इसको हम लोग आगे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कि देखो, ठोस हमारे भौतिक, अब पहला हमको ये समझना पड़ेगा कि भौतिक वर्गीकरण का मतलब भौतिकी होता क्या है। भौतिक मतलब फिजिकली मतलब हम लोग जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर हर चीज को मतलब हर चीज कर सकते हैं, मतलब देख सब चीज कर सकते हैं। तो देखो, ठोस को पहला चीज हम लोग ठोस देखेंगे भौतिक में कि ठोस जो है उसका अणु हम लोग क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देखेंगे ना। ऐसा नहीं कि ये ठोस है बस इतना ही हो गया, बात खत्म, नहीं। तो देखो, अब जो ये ठोस है, ये ठोस का जो अणु होता है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि इसके जो परमाणु या अणु है, अणु किसको बोलते हैं, ये ऐसे मतलब
अणु जैसे रहते हैं, छोटे छोटे कण, इसको कण बोलते हैं हिंदी में ना, कण होते हैं। वो कण क्या होते हैं कि इतना चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ, देख सकते हो कितना अच्छे से चिपके हुए हैं एकदम आराम से, है ना, इतना पास पास चिपके हुए रहते हैं, जिस कारण से क्या रहता है, ठोस रहता है। अब मान लीजिए मैं किसी इंसान अपने दोस्त लोग को पकड़ के लाता हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ चिपका है और मेरे इस पार भी एक दोस्त चिपका हुआ है, एक दोस्त इधर एक दोस्त इधर चिपका हुआ है, दोनों दोस्त अब मेरे से एकदम अच्छा सटे हुए हैं, तो हमको कोई धक्का देता है तो ना हम लोग धक्का नहीं दे पाएंगे। मतलब उन लोग जो मेरे को कोई धक्का देगा तो मैं धक्का पीछे नहीं हट पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे बैक सपोर्ट में दो जन और खड़े हैं वो मेरे को पकड़ के रखे हैं अच्छा से ऐसे। तो ये जो ठोस है ना, इसलिए हम लोग ठोस है। इसी प्रकार जो मेरा मार्कर है, ये मार्कर भी एक ठोस है कि नहीं, इसके छोटे छोटे कण या पार्टिकल्स पास पास में जुड़े हुए हैं और जुड़ने के कारण क्या है, ये ठोस है इतना। अब बोलोगे सर ये इतने जुड़े क्यों है, क्यों बताऊं? क्योंकि इसका जो अंतरा आणविक बल है, अंतरा आणविक बल है, इसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। दो कणों के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। लेकिन अंतरा आणविक बल दूरी पे डिपेंड करता है। अगर अंतरा कोई पार्टिकल इतना दूर में है तो उसमें लगने वाला अंतरा आणविक बल कम होगा, ये गैसीय में हो सकता है। तो हम लोग आगे देखते जाते हैं। देखो अब बोल दिया कि इसमें अंतरा अब बोलेंगे क्या हम लोग कि इसमें अंतरा आणविक बल क्या है, अधिक है। इसमें अंतरा आणविक बल अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि उसके कण एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, है ना। अब द्रव में क्या हो रहा है कि द्रव के जो कण हैं चिपके तो हैं, कुछ चिपके हुए हैं, कोई दूर दूर है। क्यों? क्योंकि उसका अंतरा आणविक बल क्या है, कम है थोड़ा से। ठोस से ये कम है द्रव का। अब द्रव क्या होता है? द्रव बोले तो लिक्विड जैसे पानी, तेल, ये सब। क्योंकि अगर वो ठोस होता तो वो तैर नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर वो द्रव है तो द्रव को हम लोग फेंक दे कहीं भी, वो फैल जाता है, अलग अलग टूट जाता है। क्योंकि उसका जो परमाणु है ना, वो जो परमाणु होता है, कण है ना, वो क्या अलग अलग होते हैं। तभी हम लोग पानी का अलग कर सकते हैं क्या, ऐसा। अब गैस हम लोग को, गैस में कोई बोलने का बात ही नहीं, क्योंकि गैस तो पूरा दुनिया में फैल जाता है कहीं भी। मतलब अगर मोमबत्ती बोलता हूँ, अगरबत्ती का जो धुआं है वो एक पूरे कमरे में भर जाता है। क्यों? वो थोड़ा सा धुआं एक कमरे में पूरा भर जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके कण अंतरा आणविक, जो कणों का अंतरा आणविक बल है वो कम है, सीधा सी बात है। तो बोल सकते हैं कि ठोस का अंतरा आणविक बल अधिक है, द्रव का थोड़ा अधिक है, और गैस का अंतरा आणविक बल नहीं है, बहुत कम है। इतना कम मतलब बोल ही नहीं सकते। तो आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, भौतिक वर्गीकरण में ऐसे ऐसे। अब सर आपने बता दिया कि ठोस, द्रव और गैस का अंतरा आणविक बल के कारण वो इतने सटे हैं, ये थोड़ा कम सटे हैं, ये तो सटे ही नहीं है ना। ये तो बेदर्दे दिल हो गए हैं, छोड़ के चले गए एक दूसरे को ना। तो अब उसके बाद क्या है, प्लाज्मा। सर अब इसमें ना तीनों में से एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ये तीनों में से एक चीज क्या है। ऐसा चीज बताओ आप लोग कमेंट में कि तीनों में से ऐसा कौन सा चीज है जो तीनों बन जाता है। वो है बर्फ। क्योंकि बर्फ को जब हम लोग गर्म करते हैं, बर्फ को हम लोग जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जब बर्फ गर्म होता है तो वो द्रव बनता है, और द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बनता है, और गैस को गर्म करेंगे तब प्लाज्मा बनता है सर, तब प्लाज्मा बनता है, समझे। तो क्या हुआ, जब ठोस को गर्म किए, फिर ठोस को गर्म करने पर क्या बन रहा है, पानी। अब पानी को गर्म किए गैस बनेगा, और गैस भाप बन गया, मतलब गैस बन चुका है। अब गैस अब बनेगा। सर ये प्लाज्मा मतलब दिखता कैसा होगा? प्लाज्मा ना क्या बोलते हैं, सूरज जब अपने लपटे फेंकते हैं ना, एकदम लेब्राइट टाइप का, एकदम हमारे नाक से निकलता है, वैसी टाइप का रहता है। मतलब वो हमारा प्लाज्मा नहीं है, हमारा खून में क्या रहता है, प्लाज्मा ही तो है क्या। तो जब हम खून को निकालेंगे तो प्लाज्मा टाइप का रहेगा। तो देखो गैस में है क्या है, कण है, दूर दूर कण है। अब जब गैस को एकदम भगा के गर्म करेंगे, कस के गर्म करेंगे, किसी भट्टी में बंद करके भग ले, तो उसमें निकलना चालू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इससे ना इलेक्ट्रॉन त्यागना चालू कर देंगे। इसके जो कण हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना चालू कर देंगे। क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना चालू कर देंगे। और क्या होगा,
इसी इसी से क्या निकलेगा, प्लाज्मा। अब समझे सर, अब गैस को गर्म करने पर क्या निकलेगा, प्लाज्मा निकलेगा। उसके बाद क्या आता है, बोस-आइंस्टाइन। ये तो बहुत अलग है, साइंटिस्ट लोग इसका भी प्रयोग बहुत कर रहे हैं। ये आपके सिलेबस में उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन ये 4 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही आप लोग बहुत अपने पास रखो। अब आगे देखते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण किस तरह से कार्य करता है। हाँ, तो रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे, पहला है जो रासायनिक वर्गीकरण में, वो शुद्ध अभिकर्मक और मिश्रण। यही है हमारे रासायनिक अभिकर्मक, क्योंकि ज्यादातर हम लोग केमिस्ट्री में तो केमिकल्स, उनके पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि उस तत्व, उस पदार्थ के अंदर क्या मिश्रित तत्व है, क्या उस शुद्ध अभिकर्मक में मिश्रित है कि क्या है, मतलब ये सब चीज देखते हैं हम लोग रासायनिक वर्गीकरण में। अगर मान लीजिए हम लोग को पानी का गिलास लेना है, पानी गिलास में पानी डाल देंगे और उस पर पता करना है कि क्या वो शुद्ध अभिकर्मक है कि मिश्रण है। ये थोड़ी पड़ेगी कि वो द्रव है कि ठोस है, वो तो अब भौतिक वर्गीकरण में आ जाता है। लेकिन हम लोग रासायनिक वर्गीकरण में वो शुद्ध अभिकर्मक है क्या, या पानी एक मिश्रित अभिकर्मक है क्या, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पहला शुद्ध अभिकर्मक देखते हैं, फिर उसके बाद मिश्रण देखेंगे। तो शुद्ध अभिकर्मक में ऐसे पदार्थ जिसमें एक प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, शुद्ध अभिकर्मक कहलाता है। मतलब अब मान लीजिए मैं पानी में शक्कर को डाल देता हूं, तो क्या आप लोग बोल सकते हो कि जो पानी में शक्कर मिलाया है वो शुद्ध अभिकर्मक है? नहीं, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि वो शुद्ध नहीं, उसके साथ एक चीज और मिल चुका है, वो अलग हो जाएगा। तो देखो, पानी में अब मिला है, लेकिन पानी के अवयवों को आप अलग नहीं कर सकते। शक्कर को तो आप अलग कर सकते हो, किससे, भौतिक विधि द्वारा, लेकिन शक्कर जो पानी है उसको आप अलग नहीं कर सकते। पानी तो पानी ही रहेगा, है ना, भले भाप बन फूट जाएगा। लेकिन देखो, तो वही बोला है कि किसी भी शुद्ध अभिकर्मक को भौतिक विधि द्वारा इनके अवयवों को अलग नहीं किया जाता। अगर मैं पानी में शक्कर को डाल देता हूँ, है ना, तो शक्कर तो पानी से अलग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पानी से वो H2O को अलग करता हूँ, उसके जो सूत्र होता है उसके अणु को अलग करता हूँ, तो उसका अणु या अवयव अलग नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? तो वही बताया कि शुद्ध अभिकर्मक वही अभिकर्मक होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो, लेकिन उसके अवयवों को आप लोग भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो इसी शुद्ध अभिकर्मक में हम लोग 2 प्रकार पढ़ते हैं। जो पहला प्रकार है तत्व और यौगिक। अब मेरा पढ़ाने का यही रुतबा है कि आपको समझ अच्छा से अच्छा तरीका से आ सके। तो देखो, शुद्ध अभिकर्मक में हम लोग में क्या बताऊं कि शुद्ध अभिकर्मक एक ही प्रकार के अभिकर्मक को लेता है। इसी में तत्व और यौगिक। अब इसमें देखना कि तत्व हम लोग एक ही प्रकार के तत्व लेंगे कि 2 प्रकार के तत्व लेंगे। यौगिक में कितने प्रकार के यौगिक होंगे, ये सब हम लोग देखेंगे कि शुद्ध अभिकर्मक के प्रकार। इसमें क्या, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। आप लोगों ने शुद्ध अभिकर्मक के 2 प्रकार देखे कि एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। इनका जो पहला जो है तत्व हम लोग शुद्ध अभिकर्मक में एक ही प्रकार के अभिकर्मक ही पढ़ रहे हैं ना, याद रखना। शुद्ध अभिकर्मक में सिर्फ एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। इसी में जो प्रकार है वो तत्व यौगिक। तो तत्व क्या बोलते हैं हम लोग को कि एक ही प्रकार के परमाणु होना चाहिए। मतलब तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई चीज है, मान लिए कोई चीज है, इसमें सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, हर जगह कार्बन होना चाहिए, हर जगह। मतलब ये क्या है, ये है तत्व है। तत्व में एक ही प्रकार के यौगिक होते हैं। तो अभी देखी होगे आप लोग, आवर्त सारणी तो देखी होगे 10th में कि आवर्त सारणी में हर चीज अपन जगह, अपने अपने जगह पे बैठा हुआ है, अपने अपने जगह को हासिल किया हुआ है, क्योंकि वो एक तत्व है। क्या है, एक एलिमेंट्स है, क्योंकि उसमें वही चीज पाया जाता है। क्या, अब मान लो कार्बन को उठा लो, तो कार्बन में क्या, उसमें अलग चीज हाइड्रोजन भी मिला रहेगा क्या? नहीं, सिर्फ उसमें कार्बन ही मिलेगा। तो तत्व में सिर्फ एक ही प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु क्या है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक। अब यौगिक एक से अधिक परमाणु उपस्थित हो, यौगिक कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई यौगिक में एक से अधिक परमाणु हो, वह यौगिक कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि किसी भी यौगिक के अंदर उसके अवयवों के भार का अनुपात निश्चित होता है। अब ये चीज आपको नहीं समझ आया होगा, मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये पानी है,
पानी का जो सूत्र होता है H2O H2O H2O, है ना। ओके, अब मानते हो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ कि H2 नहीं होता। H2O क्या होता है, पानी का अणु होता है, पानी का सूत्र होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं H2O2 क्या पानी का सूत्र है? क्या ये पानी है? ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन चुका है। क्या बन चुका है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हमें पानी बनाने के लिए क्या चाहिए? H2O, मतलब H2:1, 2:1, मतलब हाइड्रोजन 2 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो चाहिए। तो हम लोग को पानी बनाने के लिए 2:1 क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी पानी बनेगा। अगर मैं हाइड्रोजन 2 ले लूं और ऑक्सीजन भी 2 ले लूं तो पानी बनेगा ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं। और क्या बनेगा? वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। तो यही बोला है योगी कि एक से अधिक परमाणु तो है, एक से अधिक परमाणु तो है, एक से अधिक परमाणु तो है, लेकिन उसमें क्या है, यौगिक के अंदर उसके अवयवों का भार का अनुपात निश्चित है। इसके जो भार का अनुपात क्या है? 2:1 है। उससे अगर अलग लेते हैं तो पानी नहीं बन पाएगा। यही यौगिक है। क्लियर है कि नहीं? इतना समय से हम लोग अब एक ही प्रकार के अभिकर्मक के बारे में पढ़ रहे थे और देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर मतलब मिश्रण क्या है, जिसमें अब मिश्रण से हमको अब समझ आ चुका है कि मिश्रण क्या हो सकता है। किसी चीज को मिक्स हुआ होगा, कुछ चीज मिक्स हुआ है, वही मिश्रण कहलाता है भाई। कि तो मिश्रण जो है ऐसे पदार्थ में जिसमें एक से अधिक विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक स्थित हो, एक से अधिक विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक हो। मान लीजिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास कुछ है जिसमें क्या मिला हुआ है? H2O मिला हुआ है, कुछ भी सल्फर और कुछ भी मिला हुआ है, मिला दो कुछ भी, ठीक है, स्थित हो, और जो भार के अनुसार किसी भी अनुपात में उपस्थित हो वह मिश्रण कहलाता है। मतलब उस टाइम हम लोग क्या देख रहे थे कि H2 एक निश्चित अनुपात में था, जिसके कारण क्या बन रहा था? यौगिक बन रहा था, और वो एक ही प्रकार के अभिकर्मक भी था, ठीक है। लेकिन 101 से मतलब उसमें एक ही प्रकार का अभिकर्मक मतलब H2O था जो निश्चित अनुपात में था ना, लेकिन इसमें अनिश्चित अनुपात है। मतलब कोई भी अनुपात में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मैं हाइड्रोजन ले लूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन को 3 ठो ले लूँ यहाँ पर, और ऑक्सीजन को 4 ठो ले लूँ, जिंक को 5 ठो ले लूँ, और पोटेशियम को 7-8, जैसे भी कुछ भी अपने हिसाब से। कि क्या बोले? वही तो बोले है ना कि एक से अधिक लेना है अपने को, एक से अधिक अभिकर्मक लो, कुछ भी अभिकर्मक लो, सल्फर डाइऑक्साइड लो, ऑक्सीजन लो, हाइड्रोजन H2O लो, हाइड्रोजन लो, लेकिन कोई भी किसी भी अनुपात में लो, लेकिन ले लो। तो इससे क्या बन जाएगा? मिश्रण। सीधा सा बात है, हमको क्या है? मिक्स करना है, कुछ भी मिक्स करना है। आप लोग समोसा क्या बनाते हो? समोसा मतलब समोसे में आलू, धनिया, मिर्ची, प्याज सब तो डालते, क्या मिक्स करते हो? क्या अपने हिसाब से डालते हो? ऐसा तो नहीं कि निश्चित अनुपात में डालोगे, अपने हिसाब से। कोई प्याज को ज्यादा डालता है, कोई प्याज को कम डालता है ना, वही तो बात है। तो देखो, अब इसमें मिक्सचर में भी एक प्रकार, इसमें भी 2 प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये बहुत ही इजी है, लेकिन मैं आपको बताता जरूर हूँ। देखो, अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बोलता हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। तो हम लोग मिश्रण के 2 प्रकार को देखते हैं कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से उपस्थित हो समांगी मिश्रण कहलाता है। अब एकदम इसको मैं एकदम इजी तरीके से बताता हूँ। ये मान लीजिए गिलास है, गिलास में पानी है, ठीक है। अब इसमें पानी है, अब इसमें हम लोग डाल देते हैं शक्कर। क्या? शक्कर। अब मैं इसमें क्या मिला दिया? शक्कर। तो हम लोग शक्कर को जब घोला मैं, तो घोलने के बाद क्या लगा? घोलने के बाद ये लगा, जब मैं इसको पिया तो क्या ये लगा मुझे कि जब मैं पानी को पीऊंगा, मान लीजिए मैं इस साइड इतना पानी को, इस पार का पानी को मैं पिया, तो क्या ये मुझे मीठा नहीं लगेगा? मीठा लगेगा ना। क्या मैं इस तरह का पानी किया, क्या इधर में क्या नमकीन लगेगा मेरे को? क्या नमकीन लगेगा? क्या नहीं ना। समान शक्कर पानी में समान रूप से घुल चुका है, समान रूप से वो पूरा पानी में मिक्स हो चुका है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। ये समान रूप से शक्कर उस पानी में
पूरा फैल चुका है, घुल चुका है। अब उसको आप लोग कुछ नहीं कर सकते। यही समांगी मिश्रण है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसको समझना मुश्किल है। अब इस समांगी मिश्रण इसका उल्टा है। अब मान लीजिए पानी है, ठीक है। अब पानी में मैं क्या किया, शक्कर को घोल दिया। क्या, शक्कर को घोल दिया। तो क्या होता है, कई बार जब हम लोग शक्कर को घोलते हैं तो शक्कर ना सतह पे ऐसे बैठ जाता है। तो ठीक है, सतह पे यहाँ पर शक्कर बैठ गया, और शक्कर जब यहाँ सतह पर बैठा हुआ है तो जो ऊपर का पानी है वो तो मीठा है ही, लेकिन जब मैं नीचे के पानी को जब पीऊंगा निकाल के तो मुझे ज्यादा मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि शक्कर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ ज्यादा शक्कर है, यहाँ कम शक्कर है। मतलब ये जो पानी में शक्कर समान रूप से अभी घुला नहीं है, अभी असमान रूप से घुला, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, विषमांगी मिश्रण। समझ आया, क्लियर है कि नहीं? जो नीचे का पानी इसलिए ज्यादा मीठा है क्योंकि वहां पर अभी शक्कर उपस्थित है, लेकिन ऊपर के पानी में शक्कर घुल चुका है। अगर इसको हम लोग पूरा घोलते हैं तो ये फिर से समांगी मिश्रण बन जाएगा। ऐसा क्लियर है कि नहीं? तो समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण तो आप लोग को समझ आ गया। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका अगला लेक्चर मैं इसी टॉपिक पे इसके आगे देखूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट आईएमपी है, जो आगे चल के आपको डॉक्टर बना सकता है। तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, किसी की जिंदगी संवर सकती है। और मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे। तो इसी साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।